हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। आज ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। यहाँ से हम लोग स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों पढ़ेंगे, और जो हमारा प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन, उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जैसे दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज हो सकता है कि लाइक चार्ज हो सकता है कि अनलाइक चार्ज हो। तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक हमारा फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये हमारे फोर्स किस तरह क्लासिफाइड होते हैं? पहला होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में जैसे दो सरफेस हमारे जब कांटेक्ट में होंगी, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो काम करती है, एक्शन और रिएक्शन वाला, टेंशनल फोर्स ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। वही नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारे आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज हमारे पास है नेगेटिव। ये दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं? अनलाइक चार्ज है, मतलब पोलैरिटी कैसी है? अपोजिट है। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव है। अभी इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका नेचर क्या होगा? तो इसका नेचर होगा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये दोनों चार्ज हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, उन्होंने एक अपना लॉ दिया जो हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, जिसको बोलते हैं हम कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, तो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने एक अपना लॉ दे दिया जिसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ है क्या? तो जैसे मान के चलो दो फोर्स हमारे पास है, तो दो चार्ज हमारे पास हैं, तो दोनों चार्ज के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दोनों रेस्ट में होने चाहिए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दो चार्ज है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्ज हमारे कितनी दूरी पर रखे हुए हैं इनके सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स जो है वो हमेशा काम करेगा किधर? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। जो दोनों चार्ज हमारे मिलाने वाली लाइन होगी उनके बीच में हमेशा, उनके अलोंग हमेशा फोर्स काम करता है। तो जैसे मान लो एक चार्ज हमारे पास है Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2। ये दोनों चार्ज हमारे r डिस्टेंस पे दूरी पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और दूसरा बनेगा जो F है वो इन्वर्सली होगा किसके? R आर स्क्वायर के। ठीक है, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स जाके मिला। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए तो हमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसे हम बोलते हैं के। क्या बोलेंगे? के। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ बराबर हमें मिलेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा जाके कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला बना दो चार्ज के बीच में। क्लियर है? यहाँ पर जो बच्चों एप्सिलॉन नॉट है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर की। इसे हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। ठीक है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन। यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से बनेगा
एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुँचेगा तो एफ और 4 पाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f 4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या बनेगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों जो के है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं के। तो अगर हम के की यूनिट निकालें तो के की यूनिट बनेगी के बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका अगर अपोजिट कर दें तो आपको ये वाली यूनिट मिल जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो फोर्स रिक्वायर होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो फोर्स है उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब फोर्स एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जब वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो यहाँ पर हमें वेक्टर्स लॉ वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा कूलम्स लॉ का। अब वो वेक्टर फॉर्म क्या है कूलम्स लॉ का वो देखते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 एक है Q2 और दोनों चार्ज हमारे r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसके ऊपर हमारा फोर्स लगा ये वाले चार्ज की वजह से, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो हमारा इस तरह से लगा ये डायरेक्शन में रिपल्सिव नेचर का, ठीक है। तो F12 की वैल्यू F1 क्या होगा? ऑन मतलब पहले पे लग रहा है, 2 का मतलब किसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यू। आर क्यू यही कहाँ से आया है? तो आर क्यू अगर निकालें तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं वेक्टर ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और इंटू में कर देंगे R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ बन गई, सॉरी R21, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये चीज़ ये हमारी वेक्टर है, सॉरी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर से हम क्या निकालेंगे? ये चीज़ निकाल सकते हैं ए वेक्टर ए के बराबर वेक्टर ए और अपॉन में ए मॉड, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर वेक्टर और अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। अब ये 21 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही होगा, तो R21 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? R³ लिखा है, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ R21 वेक्टर। इसी तरह से यहाँ पर जो लिखा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ और यहाँ से कर देंगे R12। तो ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। R21 R12 के माइनस का होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R³। यहाँ से R12 था उसे हम 21 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस लग जाएगा। अब ये हमारा क्या है? 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। भाई आगे बढ़ो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन एज, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। अब कुछ हमारे MCQs हैं, देख लेते हैं। कूलम्स फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर, किसके लिए होता है? स्टैटिक चार्ज के लिए होता है, ठीक है। अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में है तभी कूलम्स लॉ वैलिड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज, तो चार्जेस का प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो यहाँ पर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई फॉर कूलम्स लॉ इज,
ये किसके लिए है? तो यहाँ पर हमेशा जो चार्ज फोर्स काम करता है वो स्टैटिक चार्ज के लिए होना चाहिए, और दूसरा हमेशा जो चार्ज को मिलाने वाली लाइन है उसके एलोंग काम करता है फोर्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यूनिफॉर्म होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में आप देखेंगे कि हर एक सतह पर क्या होगा, चार्ज की वैल्यू बराबर है हर एक पॉइंट पर। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इधर चार्ज की वैल्यू कम है। ठीक है, तो मोर चार्ज एक्यूमुलेट एट द कर्व एंड शार्प पॉइंट। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की कि चार्ज हमेशा शार्प एज से लीक करेंगे, तो जहाँ पर शार्प पॉइंट होगा वहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी हमारे कितने तरह से होता है? इट इज़ क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर मास प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज डेंसिटी हमारी बनेगी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, तो इसी तरह से हम डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी हमारे कई तरह से होगा। पहला होगा तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा तुम्हारा बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर के लिए हम लेंथ की बात करेंगे, सरफेस के लिए हम एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम की बात करेंगे। सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आगे डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से लेमडा बराबर होगा क्यू अपॉन में एल। फॉर ए रॉड, जैसे मान लो चलो हमारे पास रॉड दे रखी है, तो चार्ज जो है क्यू वो हमारा पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ में कितना चार्ज है, तो इसे हम पढ़ेंगे लेमडा। तो लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, ये हो गया। फॉर ए सर्कुलर रिंग के लिए भी सही है। ठीक है, तो सर्कुलर रिंग के लिए हमारा लेंथ कितना बनेगा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये भी बिल्कुल सही होता है, डी क्यू अपॉन में डी एल। यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर, डायमेंशन होगी L-1, T1 और I1। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो किसी सरफेस पे पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसे हम बोलते हैं, जैसे फॉर ए डिस्क, डिस्क हमारा कैसा है, सरफेस की बात कर रहे हैं 2D, तो चार्ज पर यूनिट एरिया में को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्यू अपॉन में πr²। सरफेस एरिया कितना होगा, πr²। डिस्क का अगर या तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन में एरिया एलिमेंट, तो डी क्यू अपॉन में डी ए, ये भी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज सरफेस एरिया क्या होगा, क्यू अपॉन में वॉल्यूम, तो इसे हम बोलते हैं क्यू अपॉन में वॉल्यूम 4/3 πr³। ठीक है, तो स्फीयर हमारा कैसा होता है, 3D होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की हम बात करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए बनेगा क्यू अपॉन में 4/3 πr³, जो होता है रो के बराबर। अगर स्मॉल के लिए बात करें एलिमेंट्री चार्ज के लिए, तो बनेगा चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी वी। ठीक है, यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज डेंसिटी हमारी अब देख लेते हैं। एक है हमारे पास रॉड। ठीक है, तो रॉड के लिए हमारा क्या बनेगा, लेमडा बराबर क्यू अपॉन में एल, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, दूसरी डिस्क सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, 2D है, 3D के लिए स्फीयर, ठीक, क्यू अपॉन में बी। तो इन्हें याद रखें आप, चार्ज डेंसिटी जरूर याद कर लें, क्यों, क्योंकि आगे डेरिवेशन और क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कि कुछ एमसीक्यूज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, तो एरिया की बात करते हैं तो सिग्मा होगा, आंसर क्या होगा, सिग्मा। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, तो हो जाएगा L-3 T1I1। अब आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जब दो चार्ज हमारे पास हैं तो दो चार्ज की वजह से जो फोर्स बनेगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, और जब हमारे पास दो से अधिक चार्ज आ जाए तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा बिटवीन चार्जेस उसकी वैल्यू क्या बनेगी।
तो ये वाली कंडीशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, दो चार्ज के लिए आसान है, मल्टीपल चार्ज के लिए हम कैसे करेंगे? तो जो हमारा म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा दो चार्ज के बीच में, उसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास ज़्यादा चार्ज हो तो उसे हम कैसे देखेंगे? तो हमने कंसीडर किया कोई हमारे पास सिस्टम है, इसमें स्टेशनरी चार्ज हमारे पास हैं Q1 Q2 Q3 और Q1 तक, ये हमारे वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो Q1 के ऊपर जो होगा Q1 ड्यू टू Q2 Q3, मतलब Q1 के ऊपर जो फोर्स होंगे बाकी अदर फोर्सेस की अदर चार्जेस की वजह से, वो कितना होगा? ठीक है, तो Q1 के ऊपर हम फोर्स निकालेंगे अदर चार्जेस की वजह से, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कूलम्स लॉ यहाँ पर हमारा पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट टाइम। मतलब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब निकालेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जब निकालेंगे, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर जो भी फोर्स होगा वो हमारा वेक्टर सम होगा किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स जो होगा अदर चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अदर चार्जेस। इंडिविजुअल फोर्स पे कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वाले कंडीशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो हमारे पास मान के चलो कितने चार्ज हैं, हमारे पास चार्ज दे रखे हैं Q2 Q1 Q3, हमारे पास तीन चार्ज हैं। ठीक है, और हमें निकालना है पॉइंट Q1 पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे ये वाले अदर चार्ज की वजह से। तो ये वाला चार्ज अपना फोर्स लगाएगा यहाँ पर, ये वाला चार्ज अपना फोर्स लगाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो निकालो। तो ये वाला चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इधर डायरेक्शन में काम किया। ये वाले चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ होगा, इधर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का हम निकालेंगे क्या, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, F1 बराबर F13 और प्लस का F12, तो ये हमारा बनेगा वेक्टर सम फोर्सेस का। तो कंसीडर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। यहाँ पर हमने तीन कंसीडर कर लिए, ऑरिजिन से हमने लेके यहाँ पर वेक्टर सम निकालेंगे, तो वेक्टर सम जो होगा वही हमारा क्या बनेगा, मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स का वैल्यू बनेगा। तो F12 हम निकाल सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12। ठीक है, इसी तरह से हमने 13 निकाल लिया, इनका हम ऐड कर देंगे, तो हमारा ऐड करने के बाद जो भी बनेगा वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, above calculation of force can be generalized to a system of charge more than 3 as shown in figure। तो अगर हमें तीन से ज़्यादा दे रखे हैं तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, इस तरह हम जोड़ते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, पूरा का पूरा फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेक्टर सम। क्या बोलेंगे, वेक्टर सम। एमसीक्यू देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज है Q1 exerts some force on second charge Q2 if third charge Q3 is brought near the force exerted by Q1 and Q2, तो क्या होगा, यहाँ पर अनचेंज रहेगा, अनअफेक्टेड, जो चीज़ हमने पहले बताई थी। दो चार्ज हमारे रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पे, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस हमने करा दी बिटवीन देम, देन म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द चार्ज यहाँ पर डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ग्लास स्लैब को हमने इंसर्ट कराया तो यहाँ पर जब भी हम किसी मीडियम को इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि फोर्स बराबर हम लोग पढ़ते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने किसी मीडियम को इंसर्ट करा दिया, जैसे मीडियम को इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ने से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो हमारा बनेगा F एयर और अपॉन में कर देना है K। ठीक है, तो किसी मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, एयर में जितना फोर्स लग रहा है उसमें हम K से भाग दे देंगे तो हमारा मीडियम में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, K होता है हमारा, K को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
और यही हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर, ठीक है। ER बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ER की वैल्यू आएगी यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन मीडियम इन दोनों का रेशियो जो होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो K के बराबर होता है, ठीक। तो ये हमारा पूरा था कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें।